हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वर्ल्ड की इम्पॉर्टेंट रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। हर कंपटीशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर को पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ ही में अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रिवर्स ऑफ यूरोप यानी हम सबसे पहले यूरोप कॉन्टिनेंट की रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इम्पॉर्टेंट रिवर्स के बारे में। सबसे पहले है व्लोगा रिवर जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिवर है यूरोप कॉन्टिनेंट के लिए। अब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। देखिए, हर रिवर की लोकेशन आपको याद रखनी है और साथ ही में वो किन किन कंट्री के अंदर फ्लो होकर अपना वाटर जो है ओशन या सी के अंदर फ्लो करती है वो आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो व्लोगा रिवर की लोकेशन देखते हैं। फ्लो एंटायरली विद इन द रशिया यानी ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रशिया के अंदर फ्लो करती है। रिकॉग्नाइज एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप यानी उसे यूरोप का लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है। इट फ्लो थ्रू द सेंट्रल रशिया टू द सदर्न रशिया यानी ये सेंट्रल रशिया से सदर्न रशिया की तरफ फ्लो करती है और इसके बाद अपना वाटर कहाँ फ्लो करती है? कैस्पियन सी के अंदर अपना वाटर फ्लो करती है। एंड एंडोरोइक बेसिन यानी इसे एक एंडोरोइक बेसिन रिवर बोलते हैं क्योंकि ये अपना वाटर किसी ओशन में नहीं फ्लो करती है, वो कहाँ पर फ्लो करती है? कैस्पियन सी में अपना वाटर फ्लो करती है। अब हम बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की कि इस रिवर का क्या सिग्निफिकेंस है यूरोप के लिए या फिर रशिया के लिए। तो नेशनल रिवर है रशिया की। सबसे पहले डीपली एम्बेडेड इन द रशियन हिस्ट्री, फोकलोर एंड द कल्चर यानी व्लोगा रिवर रशिया के हिस्ट्री के लिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए और कल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नेशनल रिवर माना जाता है रशिया का। याद रखिएगा कि रशिया की नेशनल रिवर कौन सी है? व्लोगा रिवर, जो कि कल्चरली जुड़ी हुई है और रशियन हिस्ट्री से भी जुड़ी हुई है। अब इसकी इकोनॉमिक लाइफलाइन की बात करते हैं कि इकोनॉमिकली कितना हेल्पफुल करती है। तो हिस्टोरिकली एंड प्रेजेंटली क्रूशियल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कैरिंग मिलियन ऑफ टर्न्स ऑफ कार्गो एनुअली। जैसा हमने कहा कि सेंट्रल रशिया से सदर्न रशिया में ये क्या करती है? फ्लो करती है, यानी ऑलमोस्ट ये रिवर पूरी तरह से रशिया के अंदर ही फ्लो करती है। तो किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन और कोई भी कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए या फिर जो कार्गोज होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इकोनॉमिकली भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यूरोप के अंदर और साथ ही में रशिया के अंदर। अब हम इसके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स के बारे में बात करते हैं। मेनी लार्ज रिजर्वियर अलॉन्ग इट कॉर्ड्स प्रोवाइड सिग्निफिकेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी काफ़ी ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है इस रिवर पे बनाए गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो बनता है, जो कि रशिया जैसी इतनी ह्यूज कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। व्लोगा डेल्टा इज द लार्जेस्ट एस्चुरी इन यूरोप एंड अ विटल वेटलैंड फॉर द वेरियस बर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग पेल्सन्स एंड फ्लेमिंगोज। यानी अगर हम इस रिवर के आसपास की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे व्लोगा डेल्टा जो बनता है कैस्पियन सी के पास में, वो यूरोप का सबसे बड़ा एस्चुरी लार्जेस्ट यानी एस्चुरी डेल्टा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ की बर्ड स्पीसीज के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बर्ड आते हैं पेलिसेंस एंड फ्लेमिंगो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी है। अब हम इसके हिस्टोरिकल क्रॉस रोड की अगर बात करें, सेवरल एज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग प्लेस फॉर वेरियस यूरेशियन सिविलाइजेशन यानी काफ़ी जो यूरेशियन सिविलाइजेशन है वो यहाँ पर क्या हुई है? फ्लराइश हुई है। अब हम बात करते हैं राइन रिवर की, जो कि यूरोप में ही है। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो ये ओरिजिनेटेड इन द स्विस एल्प्स यानी एल्प माउंटेन से ये ओरिजिनेटेड होती है, फ्लोइंग थ्रू और बॉर्डरिंग स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड की तरफ एक बॉर्डर क्या करती है? ये क्रिएट करती है। इसके बाद लेचेस्टीन और इसके बाद ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड बिफोर एम्पटिंग इनटू द नॉर्थ सी एट रोटरडम। यानी टोटल ये स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और रोटरडम सी के पास में जो है उतनी कंट्री से फ्लो होकर अपना वाटर नॉर्थ सी के अंदर क्या करती है? फ्लो करती हैं। तो ये सारी ही कंट्रीज आपको याद रखनी है कि ये ओरिजिनेटेड कहाँ से होती है? स्विस एल्प से, और इतनी सारी कंट्रीज के अंदर ये क्या करती है? फ्लो होती हुई जाती है। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है मेजर यूरोपियन वाटरवे यानी ये इंपॉर्टेंट
है वाटरवेज के लिए। वन ऑफ यूरोप मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेविली ट्रैफिक्ड रिवर फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर द बागेज कैरिंग इंडस्ट्रियल गुड। यानी हम कह सकते हैं यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैफिक रिवर अगर की बात करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो है राइन रिवर से होकर जाता है और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो शिप्स हैं उसका ट्रैफिक हो जाता है इस रिवर पे। क्यों? क्योंकि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूरोप का 50 to 60% ट्रांसपोर्टेशन जो है वो राइन रिवर से, राइन वाटरवे से होके जाता है। अब हम इसकी हिस्टोरिकल कल्चर और इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें, सो नॉन फॉर इट्स पिक्चर्स क्यू कास्टल्स विनियार्ड्स एंड इट्स रोल ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री एंड कल्चर। अगर हम हिस्टोरिकल कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक तो सबसे पहले ये बहुत ही खूबसूरत है, यूरोप की सबसे खूबसूरत रिवर में से एक है और यूरोप की काफ़ी हिस्ट्री और कल्चर जो है वो इस रिवर से जुड़ी हुई है। अब टूरिज्म में हमने जैसे बोला कि ये पिक्चर्स क्यों है, यानी बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर लोग घूमने आया करेंगे। तो पॉपुलर फॉर द रिवर क्रूजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन राइन जॉर्ज जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिवर क्रूजेस किए जाते हैं। अब पावर जनरेशन एंड रिक्रिएशन की बात करें तो यूटिलाइजिंग फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड वेरियस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, यानी काफ़ी एक्टिविटीज़ जो हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो हैं इस पे बने हुए हैं, जिससे यूरोप के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है राइन रिवर, और ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी कहीं हद तक क्या है इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एल्ब रिवर की। अब सबसे जैसे एल्ब रिवर कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है, राइजेस इन द क्रोनक्रोस माउंटेन्स ऑफ चेक रिपब्लिक, यानी ये कहाँ पर है, चेक रिपब्लिक से ये क्या करती है, जहाँ पर क्रोनोंस माउंटेन है वहाँ से ये ओरिजिन होती है एंड फ्लो थ्रू जर्मनी एंड एम्प्टीज इनटू द नॉर्थ सी नियर हम्बर्ग। हम्बरबर्ग यानी यहाँ पर ये क्या करती है, अपना वाटर फ्लो कर देती है नॉर्थ सी के अंदर। याद रखना ये राइस कहाँ से होती है, कर्कनोस माउंटेन्स जो कि चेक रिपब्लिक के अंदर है वहाँ से ये राइस होती है। इसके बाद ये जर्मनी से फ्लो होती है और ये नॉर्थ सी हम्बर्ग में क्या करती है, अपना वाटर फ्लो करती है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी एल्ब रिवर का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये भी एक कमर्शियल वाटरवे है, अ सिग्निफिकेंट कमर्शियल आर्टरी इन द सेंट्रल यूरोप कनेक्टिंग इनलैंड इंडस्ट्रियल रीजन टू द सी। यानी कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रियल रीजन के लिए फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितनी भी रिवर्स हैं यूरोप की वो मेनली वाटरवे के रूप में काम करती हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल रीजन है और ट्रांसपोर्ट के लिए रिवर्स को एज अ वाटरवे यूज़ किया जाता है। तो ये रिवर भी सेंट्रल यूरोप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब इसकी हिस्टोरिकल बाउंड्रीज की बात करें, हिस्टोरिकली इज मार्क द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ एरिया इनहेबिटेड बाय द नॉर्थ स्लेव एंड मोर रिसेंटली प्ले अ रोल इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड एज मीटिंग पॉइंट ऑफ यूएस एंड सोवियत आर्मीज। अब देखो हिस्टोरिकली इसकी बात करें तो ये जो इसकी वेस्टर्न बाउंड्री है या फिर जो एरियाज हैं जहाँ पर लोग रहते हैं वेस्टर्न बाउंड्रीज के अंदर, उसको ये एक तरह से हम कह सकते हैं डिवाइड करती है नॉर्दर्न स्लेव से। एंड मोर रिसेंटली, अभी रिसेंटली की अगर रिसेंटली तो नहीं कह सकते लेकिन अगर बात करें तो इसने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्ले किया था, रोल किया था, मीटिंग पॉइंट ऑफ यूएस एंड सोवियत आर्मीज को एक मीटिंग पॉइंट के रूप में इनका वर्क किया था। अब हम बात करते हैं इसके एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रीजन की। इस बेसिन इज रिच इन एग्रीकल्चर लैंड एंड होस्ट वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी इसके बेसिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि हमने देखा कि ये रिवर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इरिगेशन के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही में इसका जो बेसिन है वो इतना रिच है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होती है और साथ ही में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ पर इस्टाब्लिश की जाती हैं, क्योंकि वाटर बहुत अच्छे से यहाँ पर वाटर एज अ सोर्स इनको बहुत अच्छे से मिल जाता है। नेविजेबिलिटी की बात करें, मच ऑफ लेंथ इज नेविजेबल फॉर द लार्ज शिप connecting to the other Europeans waterway via canals, example Mittelland Canal and Elbe Travel Canal। यानी ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नेविगेबल है, यानी ये काफ़ी दूसरी जितनी भी रिवर्स हैं उनसे मिलती है और यूरोप के लार्ज शिप्स को या फिर कार्गोस को या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको क्या करती है, ईजी बनाती है। अब हम एशिया की रिवर्स की बात करते हैं। एशिया की काफ़ी रिवर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है, हम बहुत ही कम रिवर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन ये जो रिवर्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और फैक्चुअल भी हैं। सबसे पहले हम मेकोंग रिवर की बात करते हैं। अगर आपने उसका नाम सुना हो तो आपको पता होगा मेकोंग रिवर कहाँ पर है। उसके लोकेशन की बात करें, अ ट्रांस बाउंड्री रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी ये रिवर एक ट्रांस बाउंड्री के रूप में
काम करती है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, जो कि ओरिजिनेटेड होती है चाइना के अंदर एंड फ्लोइंग थ्रू म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। यानी टोटल कितनी कंट्री के अंदर फ्लो हो रही है? सबसे पहले ये चाइना के अंदर ओरिजिनेटेड होती है, इसके बाद म्यांमार के अंदर एंटर करती है, फिर लाओस, फिर थाईलैंड, फिर कंबोडिया और फिर वियतनाम। तो ये टोटल 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 6 कंट्रीज के अंदर क्या करती है? फ्लो करती है। तो आपको ये याद रखना होगा। एशिया के लिए, एशिया की जितनी भी रिवर्स है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो लाइफलाइन फॉर द मिलियंस, सपोर्ट ओवर 60 मिलियन पीपल इन इट्स लोअर बेसिन, प्रोवाइडिंग वाटर, इरिगेशन स्पेशली फॉर राइस एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि ये 60 मिलियन से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करती है। उसका जो बेसिन है वो वाटर प्रोवाइड करता है, इरिगेशन प्रोवाइड करता है, स्पेशली राइस जो प्रोडक्शन होता है उसमें, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए हमने एक कंपैरिजन अगर हम करें तो यूरोप की जितनी भी रिवर्स थी वो इंडस्ट्री से ज़्यादा जुड़ी हुई थी और वाटर वे से जुड़ी हुई थी। वहीं एशिया की रिवर जो है वो ज़्यादातर इरिगेशन, वाटर और ट्रांसपोर्टेशन पे कम, यानी इंडस्ट्री से कम, ज़्यादा ये वाटर और इरिगेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एशिया की रिवर्स। अब हम इसकी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात करते हैं। नॉन फॉर इट्स रिच एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी विथ न्यूमरियस फिश स्पीसीज। अब देखिए ये जो रिवर है मेकोंग रिवर, वो बायोडाइवर्सिटी के लिए एक हॉटस्पॉट है, यानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी है और सबसे ज़्यादा एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी, यानी कई तरह की फिशेस जो हैं, स्पीसीज जो हैं फिश की, वो आपको मिलती है। इसलिए ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। अब इसके हाइड्रो पावर पोटेंशियल एंड चैलेंजेस की बात करते हैं। सिग्निफिकेंट हाइड्रो पावर पोटेंशियल यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली 6 कंट्री से फ्लो होकर जाती है, बट लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स पोज थ्रेट टू इट्स इकोसिस्टम। लेकिन अगर बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोज, अगर इसमें हम डैम्स जो है अगर लगाए तो ये इकोसिस्टम को क्या कर सकता है? थ्रेट कर सकता है, यहाँ की जो फिशरीज हैं उनको थ्रेट करता है। एंड लाइवलीहुड ऑफ डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज ड्यू टू द अल्टर्ड फ्लो रिजिम, यानी ये यहाँ के इनहेबिटेंट जैसे ट्राइब्स हैं अगर उस रीजन में रहते हैं या फिर जो भी पीपल रहते हैं, क्योंकि ये मेजरली 6 कंट्री से फ्लो होती है, तो वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये थ्रेट होता है। क्योंकि जब डैम्स बनाए जाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से तो काफ़ी बार जो है डैम्स जो है वो टूट जाते हैं हैवी वाटर की वजह से। प्रिजर्व कंजर्व जब हम करते हैं वाटर तो उसकी वजह से डैम का टूटना या फिर काफ़ी ज़्यादा फिशेस को भी क्या होता है? थ्रेट होता है। इकोसिस्टम भी कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो इसी वजह से ज़्यादा बड़ा डैम जो है वो नहीं बनाया गया है। अब इसकी ट्रांस बाउंड्री मैनेजमेंट की बात करें जो कि इसका एक स्पेशल और सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अ कॉम्प्लेक्स केस स्टडी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ओवर शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज, यानी ये एक इम्पॉर्टेंट, अब हमने पहले ही देखा कि 6 मेजर इंपॉर्टेंट कंट्री से ये फ्लो होता है। तो जब चाइना के अंदर ऑरिजिन होता है, म्यांमार है ना, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इतनी सारी कंट्री से ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा इन सभी कंट्री के अंदर वाटर शेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? केसेस होते हैं कि जो कंट्री है वो वाटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करती है। अब हम दूसरी रिवर की बात करते हैं, पर्ल रिवर, जिसे ज़ुजियांग रिवर भी कहा जाता है। अब इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेटेड इन सदर्न चाइना के अंदर ये लोकेटेड है। इट्स थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना, यानी चाइना की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट रिवर है। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने येलो रिवर के बारे में पढ़ा था, है ना, अगर आपको याद हो। इट्स एस्चुरी इज सिग्निफिकेंट ग्लोबल एस्चुरिन सिस्टम, यानी एस्चुरिन सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। सिग्निफिकेंस की बात करें, इकोनॉमिक इंजन इसे बोला जाता है क्योंकि लाइज एट द हार्ट ऑफ वुगदान होंग कोंग मैकाओ ग्रेटर बे एरिया, वन ऑफ द चाइनाज मोस्ट डायनेमिक इकोनॉमिक रीजन, जो कि चाइना का एक मोस्ट डायनेमिक इकोनॉमिक रीजन है, इसलिए इसको इकोनॉमिक इंजन भी माना जाता है। अब इसके इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें तो मेजर पोर्ट लाइक हांगकांग है, जोजोंग है, शेंजन हैंडल अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ चाइनाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसका इंडस्ट्रियल हब की बात करें तो सपोर्ट
थ्रिविंग मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, यानी काफ़ी ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको सपोर्ट करता है। वाटर एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इन सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए। बायोडाइवर्सिटी की बात करें, होम टू द रीच बायोडाइवर्सिटी, काफ़ी ज़्यादा रीच बायोडाइवर्सिटी है, इंक्लूडिंग मैंग्रोव जो कि एक इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है हमारे एशिया के लिए, सी ग्रासेस, बेड्स एंड इंटेंडेड स्पीसीज लाइक चाइनीज वाइट डॉल्फिन जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक कंजर्वेशन भी हम कह सकते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लीना रिवर की बात करते हैं। ये रिवर के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, लीना रिवर। उसकी लोकेशन देखते हैं, लोकेटेड इन साइबेरिया, रशिया के अंदर ही है। देखो रशिया जो कंट्री है वो यूरोप और एशिया दोनों के अंदर आता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा सा बहुत ही इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। सो इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, जो कि कंपैरिजन टू द अदर ये भी बहुत ही लंबी रिवर है। और साथ ही में ये एंटायरली विद इन रशिया, यानी ये लॉन्गेस्ट रिवर भी है रशिया के अंदर। इट फ्लोस नॉर्थवर्ड, ये नॉर्थवर्ड की तरफ फ्लो करती है और अपना वाटर जो है वो आर्टिक ओशन के अंदर क्या करती है, फ्लो करती है। कहाँ पर? लेप्टिव सी के अंदर। सिग्निफिकेंस की बात करें, प्रिस्टीन वाइल्डरनेस, यानी फ्लो लार्जली थ्रू अनइनहेबिटेड एंड पेरिस्टीन वाइल्डरनेस एरिया, यानी जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं वहाँ से ये फ्लो करती है। इसके बाद इसके रिसोर्सेज, यानी ये रिच बेसिन क्यों है? इट्स बेसिन इज रिच इन फिजाइल फ्यूल जैसे कोल, नेचर एंड गैसेस एंड मिनरल लाइक गोल्ड एंड डायमंड्स, यानी जितने भी ये रिसोर्सेज हैं, चाहे कोल, नेचुरल गैस हैं या फिर गोल्ड, डायमंड, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिन जो है बहुत ही रिच है इन सभी मिनरल्स के लिए। आर्कटिक इकोलॉजी की बात करें, क्योंकि ये अपना जो वाटर है वो कहाँ फ्लो करती है? आर्कटिक सी के अंदर। तो प्ले अ क्रुशियल रोल इन आर्कटिक इकोसिस्टम विद अ वास्ट डेल्टा, क्योंकि अगर ये फ्रेश वाटर वहाँ पर क्या करती है, बाउंस करती है अपना वाटर, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। परमाफ्रोस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज की अगर बात करें, परमाफ्रोस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज, इट बेसिन इज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बाय द परमाफ्रोस्ट दैट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉस्ट होने की वजह से और क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से यहाँ पर उसके जो सिग्निफिकेंट जो बेसिन है उसको काफ़ी ज़्यादा ये क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। क्या? परमाफ्रोस्ट दो जो होता है और जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। अब इसकी बात करते हैं हम रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका की इंपॉर्टेंट रिवर सबसे पहले आती है मैकेंजी रिवर, जिसकी लोकेशन है कनाडाज लॉन्गेस्ट रिवर, यानी कनाडा की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ग्रेट स्लेव लेक टू द ब्यूफोर्ड सी, यानी आर्टिक ओशन के अंदर ये फ्लो करती है। कहाँ से है? ग्रेट स्लेव लेक से लगाकर ब्यूफोर्ड सी तक। सिग्निफिकेंस की बात करें, आर्कटिक इकोसिस्टम यानी ड्रेन अ वास्ट, यानी आर्कटिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा ये फ्लो करती है, एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड वाटरशेड एंड मेंटेनिंग वन ऑफ द लास्ट प्रिस्टीन इकोसिस्टम इन द नॉर्थ अमेरिका, यानी सबसे ज़्यादा जो पेरिस्टीन इकोसिस्टम होता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा ये क्या करती है, ड्रेन करती है। अब हम इसकी बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो सपोर्ट डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना, काफ़ी हद तक डाइवर्सिटी है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के अंदर, एंड इंक्लूडिंग जैसे कि कैरिबियो हो गया, माइग्रेटरी बर्ड्स हो गया, या फिर बेलुंगा हो गया, वेल्स इन डेल्टा के अंदर। तो इस बेलुंगा जो वेल्स है उसको भी यहाँ पर क्या करता है, सपोर्ट करता है। इंडिजीनियस इंपॉर्टेंस की बात करें, हिस्टोरिकली एंड प्रेजेंटली क्रूशियल है बहुत ही इंडिजीनियस कम्युनिटी इन द रीजन, यानी जितने भी वहाँ के ट्राइबल्स पीपल हैं, हिस्टोरिक ट्राइबल पीपल्स हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है। अब हम यहाँ के क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर की बात कर रहे हैं। इट्स बेसिन इज क्रिटिकल एरिया फॉर स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द परमाफ्रोस्ट एंड आर्कटिक हाइड्रोलॉजी, यानी जितने भी रिवर जो आर्कटिक रीजन के अंदर होती हैं, जैसे अभी हमने पहले लीना रिवर कहा जो कि रशिया के अंदर है, जो कि अपना वाटर फ्लो कहाँ पर करती है, लेप्टिव सी के अंदर करती है। तो ये वो भी कहीं ना कहीं परमाफ्रोस्ट को क्या करती थी कि वजह से क्या करती थी, इम्पैक्ट होती थी। और ये भी रिवर जो है कहीं ना कहीं स्टडी बताती है कि इसका जो बेसिन है एक क्रिटिकल एरिया है, जो कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। कहाँ, कैसे? परमाफ्रोस्ट और आर्कटिक हाइड्रोलॉजीज के ऊपर। अब हम बात करते हैं कोलोराडो रिवर की, है ना, कोलोराडो रिवर, आई थिंक आई एम राइट, प्रोनाउंसिएशन राइट है मेरा, कोलोराडो रिवर। लोकेशन की बात करते हैं, साउथ वेस्टर्न यूएसए
एंड मैक्सिको के अंदर ये फ्लो करती है, originates in the Rocky Mountains and flow through the part of 7 US states before reaching Mexico। यानी ये रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है और 7 यूएस स्टेट से फ्लो होते हुए ये मैक्सिको के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। सिग्निफिकेंस की बात करें, लाइफलाइन ऑफ साउथ वेस्ट, यानी जितने भी साउथ वेस्ट कंट्रीज हैं या फिर स्टेट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड्स वाटर टू नियरली 40 मिलियन पीपल्स को ये वाटर प्रोवाइड करता है। इरिगेट मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ फार्मलैंड इन एराइड रीजन, यानी जितने भी एराइड रीजन के अंदर फार्मलैंड्स हैं उनको इरिगेशन भी प्रोवाइड करता है। अब हम हाइड्रो पावर की बात करते हैं कि इसका हाइड्रो पावर कैसा है। इंपॉर्टेंट फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड कैनन की बात करें, फेमस फॉर इज कार्विंग द ग्रैंड कैनन अ मेजर नेचुरल वंडर, यानी ग्रैंड कैनन क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं भी आता है तो फिर प्लीज़ गूगल पे सर्च करके भी बताइएगा, ताकि आपको ये एक वर्ड जो है जो कि काफ़ी हद तक एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको लर्न हो जाए। तो ये एक नेचुरल वंडर होता है, क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओवरऑल एलोकेशन एंड ड्रॉट, यानी किस तरीके से ओवर एलोकेशन होता है और ड्रॉट क्या है। सो वन ऑफ द मोस्ट हैविली मैनेज एंड एलोकेट रिवर ग्लोबली फेसिंग सर्व स्ट्रेस ड्यू टू द ओवर लोकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म ड्रॉट, यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, सूखा हो जाता है रिवर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से और ग्लोबली जो रिवर्स है वो कहीं ना कहीं इसको क्या करती है, अफेक्ट करती है। एंड मेकिंग इट की केस स्टडी इन द वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, और काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करने की वजह से होती हैं। अब हम रिवर ऑफ साउथ अमेरिका की बात करते हैं कि साउथ अमेरिका के अंदर कौन कौन सी रिवर्स हैं। सबसे पहले है परनाज रिवर, लोकेशन है द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका इन, यानी साउथ अमेरिका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर अमेजन एंड फ्लोइंग थ्रू द ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, जॉइनिंग द यूरुके रिवर टू द फॉर्म द रियो दे ला प्लास्ट एस्टरी को ये क्या करता है, फॉर्म करता है। सभी कंट्रीज को ज़रूर याद रखना। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली ये भी ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रेड और नेविगेशन के लिए, और इम्पॉर्टेंटली जो मर्क्यूसर रीजन होता है उसके लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होम टू द इटाइपू डैम, यानी इटाइपू डैम इस रिवर पे बना हुआ है। एंड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ इम्पॉर्टेंट और लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो कि परना रिवर के ऊपर बना हुआ है और जो कि जॉइंटली ऑपरेट करता है ब्राज़ील और पैराग्वे कंट्री। एग्रीकल्चर की बात करें, इट्स बेसिन सपोर्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इरिगेशन के लिए। अब ओरिनोको रिवर, लोकेशन है प्राइमरली इन द वेनेजुला विद अ पार्ट लाइक कोलंबिया, कुछ पार्ट कोलंबिया के अंदर भी है। सिग्निफिकेंस की बात करें, हाई डिस्चार्ज है, द फोर्थ लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय डिस्चार्जिंग वॉल्यूम, यानी फोर्थ रिवर है ड्यू टू द हाई प्रेसिपिटेशन, ज़्यादा होने की वजह से। क्यों हाई प्रेसिपिटेशन होता है, अमेजन फॉरेस्ट की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें, मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर द ईस्टर्न एंड द इंटीरियर वेनेजुला एंड लानोस ऑफ कोलंबिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, एक्सेप्शनली बायोडाइवर्स होम टू ओवर 1500 स्पीसीज यहाँ पर रहती हैं फिश की, इंक्लूडिंग पिरानाज एंड इलेक्ट्रिक ईल्स एंड अ वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, काफ़ी ज़्यादा जैसे एम्फीबियंस हैं और प्लांट्स की वैरायटीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कल्चरल कनेक्शन की बात करें, डीपली कनेक्टेड टू द इंडिजिनियस कल्चर विद मैनी कम्युनिटीज लिविंग अलॉन्ग इट्स बैंक, यानी काफ़ी ज़्यादा जो ट्राइबल पीपल है वो भी आज भी उनका जो कल्चर है वो इस रिवर के बेसिन के पास देखने को मिलता है। यूनिक फीचर की बात करें, नॉन फॉर द कैसिक्यूर कैनल, अ नेचुरल कनेक्शन टू द अमेजन रिवर्स बेसिन, यानी इसका एक नेचुरल कनेक्शन है अमेजन रिवर बेसिन से, इसलिए इसको कैसिक्यूर कैनल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब हम रिवर की बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। सबसे पहले है नाइजर रिवर, जिसकी लोकेशन है द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, फ्लो इन अ क्रिसेंट शेप थ्रू वेस्ट अफ्रीका, जूनिया, माली, नाइजर ऑन द बॉर्डर with Benin and
देन थ्रू नाइजीरिया डिस्चार्ज इनटू द गल्फ ऑफ जुनिया, यानी सबसे पहले ये एक रिसेंट शेप की रिवर है जो कि वेस्ट अफ्रीका के अंदर होती है, जुनिया, माली, नाइजर ऑन द बॉर्डर विद बेनिन, और इसके बाद ये नाइजीरिया और इसके बाद गल्फ ऑफ जुनिया के अंदर अपना वाटर को डिस्चार्ज करती है। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, लाइफलाइन ऑफ वेस्ट अफ्रीका के लिए यह एक लाइफलाइन है, उनके एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक राइस स्पेशली, फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसपोर्टेशन इन शेल रीजन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनर नाइजर डेल्टा की बात करें, फॉर्म अ यूनिक इनलैंड डेल्टा, यानी ये इनलैंड डेल्टा यानी कहीं सी के पास में या फिर कोस्टल एरिया पे अपना डेल्टा ना बनाकर लैंड के ऊपर ही अपना डेल्टा बनाती है ना। माली के अंदर अ वास्ट एरिया ऑफ ब्रेडेड स्ट्रीम, काफ़ी ज़्यादा ब्रेडेड स्ट्रीम, यानी ब्रेडेड स्ट्रीम की मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई, जैसे एक ट्री का जो रूट होता है उस तरह का, काफ़ी ज़्यादा मार्शेस है, एंड लेक दैट बिकम एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव ड्यूरिंग द सीजनल फ्लड, और काफ़ी ज़्यादा फ्लड की वजह से जो सीजनल फ्लड की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हिस्टोरिकल एम्पायर्स की बात करें, सेंट्रल टू द राइज ऑफ एंशियंट वेस्ट अफ्रीका एम्पायर लाइक द माली एंड सोंगाई एम्पायर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। अब हम ओशनिया, जो कि जिसके अंदर कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं, यानी कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ऑस्ट्रेलिया है और पॉलिनेशिया है, ये सारी ओशनिया के अंदर आती है। सबसे पहले मोरे डार्लिंग रिवर सिस्टम, लोकेशन है इसकी ऑस्ट्रियाज लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम लोकेटेड इन सदर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सिग्निफिकेंस की बात करें, एग्रीकल्चर हार्टलैंड, एसेंशियली फॉर द एग्रीकल्चर इन ऑस्ट्रिया, यानी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर सप्लाइंग वाटर, काफ़ी ज़्यादा लोगों को वाटर सप्लाई करता है टू वास्ट फार्मलैंड एंड प्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंट्रीज फूड। बायोडाइवर्सिटी की बात करें, होम टू मेनी यूनिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, काफ़ी ज़्यादा यूनिक प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज हैं, इंक्लूडिंग नेटिव फिश एंड वाटर बर्ड्स एंड इंटरनली रिकॉग्नाइज्ड भी